बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सोशल रिसर्च मेथड्स सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, जिसमें अभी हमारी चर्चा चल रही थी टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। टाइप्स ऑफ रिसर्च नामक अध्याय में अभी तक हमने रिसर्च क्या है, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च किसे कहते हैं, आज हम बात करेंगे सोशल रिसर्च की जो बेसिक अजम्पशंस हैं, सामाजिक अनुसंधान की आधारभूत मान्यताएं हैं, उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के। तो प्रत्येक विज्ञान अपने अध्ययन कार्य को विश्वसनीय तथा प्रामाणिक व वैध बनाने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों, नियमों तथा मौलिक विश्वासों पर आधारित होता है, जिन्हें उस विज्ञान विशेष की मान्यताएं कहते हैं। तो कोई भी विज्ञान हो, वह अपने अध्ययन कार्य को विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं वैध बनाने हेतु कुछ निश्चित नियमों, सिद्धांतों और मौलिक विश्वासों पर आधारित रहता है, जिसको हम उस विशेष विज्ञान की मान्यताएं कहते हैं। इस दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, जिनकी चर्चा अभी हम यहाँ करेंगे। ये आधारभूत मान्यताएं अर्थात बेसिक अजम्पशंस कौन कौन से हैं। पहली आधारभूत मान्यता सामाजिक अनुसंधान की यह है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक प्रघटनाओं में भौतिक प्रघटनाओं की भांति कार्य कारण संबंध होता है। हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक प्रघटनाएं होती हैं। ये सामाजिक प्रघटनाएं भौतिक प्रघटनाओं की भांति ही कार्य कारण के संबंधों पर आधारित होती हैं। पहली अजम्पशन या पहले मान्यता ये है। दूसरी मान्यता है सामाजिक प्रघटनाओं में कुछ निश्चित अनुक्रम या नियम पाए जाते हैं। जिस तरह से भौतिक प्रघटनाओं में एक सेट सीक्वेंस या रूल या लॉ से वो गवर्न होती हैं, उसी तरह से जो सोशल फिनोमिना हैं उनमें भी निश्चित अनुक्रम व नियम पाए जाते हैं। तीसरी मान्यता ये है कि सामाजिक प्रघटनाओं में कुछ सामान्य विशेषताओं वाले तथ्य दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम आदर्श प्रारूप के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो सामाजिक प्रघटनाओं में जो सामान्य विशेषता वाले तथ्य हैं वो दिखाई पड़ते हैं, उनको हम आइडियल टाइप या आदर्श प्रारूप कहते हैं। चौथी मान्यता है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अंतर्गत प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन, प्रतिदर्श या प्रतिचयन के पाने की संभावना रहती है, क्योंकि संभाविता का सिद्धांत अर्थात थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन पर भी लागू होता है। संभाविता के सिद्धांत की सहायता से ही न केवल हम प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन निकालने में सक्षम होते हैं, वरन प्रतिनिधित्वपूर्णता की सीमा के आकलनों का भी पूर्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस तरह से भौतिक प्रघटनाओं में एक सैंपल का चयन करके उस पर अध्ययन के द्वारा निष्कर्ष निकालकर शेष रहे समग्र पर उसको लागू किया जा सकता है निष्कर्षों को, वैसे ही सामाजिक प्रघटनाओं में भी प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिदर्श या सैंपल की संभावना बनी रहती है। उस प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिदर्श को चयन कर उस पर अध्ययन कर प्राप्त निष्कर्षों को शेष रहे समग्र पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण लें हम इसका कि जैसे एक रोगी चिकित्सालय में रोग निदान हेतु चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाता है, तो चिकित्सक उसके शरीर की एक बूंद रक्त का विश्लेषण कर उसके शरीर में पल रहे रोग के बारे में बता देता है।
वो एक बूंद रक्त पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, एक सैंपल का वो काम कर रहा है। तो ऐसे ही पूरे समाज में भी ऐसी इकाइयाँ उपस्थित होती हैं जो शेष इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उस समाज या समूह जिसका कि अध्ययन करना है, उसमें हम उस प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन करते हैं और उन पर अध्ययन करके शेष रहे समूह पर उस निष्कर्षों को हम लागू कर सकते हैं। पांचवी मान्यता है कि सामाजिक अनुसंधान भौतिक प्राय घटनाओं की भांति ही सामाजिक प्राय घटनाओं का भी क्रमबद्ध और विषयात्मक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। पांचवी मान्यता क्या है? सामाजिक अनुसंधान में भी भौतिक प्राय घटनाओं की भांति सामाजिक प्राय घटनाओं का क्रमबद्ध और विषयात्मक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक घटनाओं का क्रमबद्ध एवं विषयात्मक अध्ययन संभव है, उसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में भी सामाजिक प्राय घटनाओं का क्रमबद्ध एवं विषयात्मक अध्ययन संभव है। तो ये कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं जिन पर सामाजिक अनुसंधान कार्य करता है। प्रारंभ में हमने ये बात कही थी कि प्रत्येक विज्ञान अपने अध्ययन कार्य को विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं वैध बनाने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों तथा मौलिक विश्वासों एवं नियमों पर आधारित होता है, जिन्हें उस विज्ञान की मान्यता कहते हैं। तो ये मान्यताएं सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में जिनकी हमने चर्चा की है वो रखी जाती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। विगत में हमने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की चर्चा की थी और उद्देश्यों की चर्चा करते समय हमने इस बात का उल्लेख किया था कि सामाजिक अनुसंधान के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, एक बौद्धिक और दूसरा व्यावहारिक। तो सामाजिक अनुसंधान के इन्हीं दो उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रकार होगा शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान और दूसरा होगा व्यावहारिक अनुसंधान। क्रमवार इनका हम विश्लेषण करें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च में इसके पहले प्रकार की, वो है शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान, प्योर और बेसिक रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान के इस प्रकार के अंतर्गत सामाजिक जीवन व घटनाओं के संबंध में शुद्ध मौलिक सिद्धांतों व नियमों की गवेषणा या अन्वेषण किया जाता है। यह अन्वेषण या तो नए सिद्धांतों की स्थापना हेतु अथवा पुरातन सिद्धांतों के सत्यापन हेतु संपादित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों व नियमों का प्रतिपादन हो, शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। पी.वी. यंग ने एक पुस्तक लिखी है, साइंटिफिक सोशल रिसर्च एंड सर्वेज। तो साइंटिफिक सोशल रिसर्च एवं सर्वेज में उन्होंने शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए बताया है कि शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान की संज्ञा उसे दी जाती है जिसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के लिए हो। तो पी.वी. यंग क्या कहते हैं कि ऐसा अनुसंधान जिसमें ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान के लिए हो, उसको हम शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान की संज्ञा देंगे। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक शुद्ध या परिशुद्ध अनुसंधान वह है जिसमें ज्ञान को मात्र ज्ञान के लिए उसके व्यवहारिक पक्ष को देखे बिना प्राप्त किया जाता है। उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, या जैसे हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की बात करी थी, तो वो E=mc² जो उनका दिया हुआ है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जिसको हम कहते हैं, वो शुद्ध रूप से मौलिक अनुसंधान या शुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत था।
गुडे एवं हार्ट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक अपनी रचना में शुद्ध व मौलिक अनुसंधान की चर्चा करते हुए उसके 4 पक्षों का उल्लेख किया है। गुडे एवं हार्ट मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कहते हैं कि जो पहला पक्ष उन्होंने बताया है कि सामान्य सिद्धांतों को विकसित करके सिद्धांत द्वारा बहुत सी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। उनका जो पहला पक्ष ये है कि प्रकृति में निसंदेह शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति पर आधारित होता है, परंतु आगे चलकर उसका उपयोग, उसका प्रयोग बहुत सी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में भी हो सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि जैसे हम ये कहें, भारत के संदर्भ में बात करें कि निम्न परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति जिसकी निम्न है, परंपरागत रूप से, रूढ़िगत रूप से उनके बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च सामाजिक हैसियत वाले बच्चों से कम पाई जाती रही है। उसका कारण ये रहा कि उन्हें साधन सुविधाओं की उपलब्धता उनके लिए बहुत न्यून रही। न्यून साधन और सुविधाओं के साथ जीवन यापन करने के वजह से उनको अवसर नहीं मिले। अवसरों की उपलब्धता असमान रहने से उनकी जो समाजीकरण की गति थी वो उस ढंग से नहीं हुई। जिनमें अवसरों की उपलब्धता आसान रही, उच्च रही, उनकी सामाजिक हैसियत उच्च रही, इस कारण उनका जो समाजीकरण उचित ढंग से नहीं होने के कारण उनके IQ पर भी प्रभाव पड़ा। तो इस आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि अगर निम्न सामाजिक हैसियत वाले परिवारों को उच्च सुविधाएं और साधन उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी का समाजीकरण उचित ढंग से हो सके, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी बुद्धि लब्धि, उनका IQ भी उच्च सामाजिक हैसियत वाले परिवारों के बच्चों के समान हो। तो ये इस तरह की बात ये हम कहें कि जो सिद्धांत ज्ञान प्राप्ति के लिए थे वे भविष्य में व्यावहारिक उपयोगिता वाले भी हो सकते हैं। दूसरा जो पक्ष बताया है गुडे हार्ट ने, उन्होंने कहा है कि शुद्ध अनुसंधान एक व्यावहारिक समस्या के केंद्रीय कारकों का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है। कि जिसे हम प्योर रिसर्च कहें, जिसे हम बेसिक रिसर्च कहें, वह प्योर एवं बेसिक रिसर्च इस बात का पता लगा सकता है, उससे हमें ये मदद मिल सकती है कि कोई व्यावहारिक समस्या जो समाज में उत्पन्न हुई है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। जैसे खेल में हम ये देखते हैं कि जो जेंडर डिफरेंस होता है, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए खेल के मैदान की साइज अलग अलग होती है, टाइम स्पान भी कम ज़्यादा होता है। तो जब खेल की प्रवृत्ति और प्रकृति जेंडर के आधार पर करने का रिसर्च किया जाए, शुद्ध अनुसंधान किया जाए, तो उससे आगे भविष्य में उन दोनों के लिए तुलनात्मक रूप से मैदान की रचना करने में सहायता हमें मिल सकती है। तीसरा जो पक्ष बताया है गुडे और हार्ट ने, उन्होंने ये बताया है कि प्रशासक के दृष्टिकोण से अनुसंधान समस्याओं का उत्तर देने के लिए एक प्रामाणिक प्रणाली हो सकती है। कि जो शुद्ध अनुसंधान ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, उस ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से जिस प्रशासक ने अगर कोई अनुसंधान करवाया है, तो वह प्रशासक अपने उस ज्ञान के आधार पर जो भविष्य में कोई समस्याएं उसके सामने आने वाली हैं या आएंगी, उन समस्याओं का निदान अपने अनुसंधान और अनुभव के आधार पर पहले जो उसने ज्ञान लिया है उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका अपनाकर उनका निदान वो
प्रस्तुत कर सकता है। चौथा पक्ष जो गुडे और हार्ट ने बताया है वो है सैद्धांतिक अनुसंधान बहुत वैकल्पिक समाधान विकसित करता है ताकि वैकल्पिक व्यय भारित तथा अंततोगत्वा न्यूनीकृत कर दिया जाए। किसी भी अनुसंधान जिसको हम शुद्ध या सैद्धांतिक अनुसंधान या मूलभूत अनुसंधान कहें, उस मौलिक अनुसंधान का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, जैसा कि हमने चर्चा की है। परंतु यह ज्ञान भविष्य के लिए आने वाली परियोजनाओं को नियत समय में पूरा करने और उन परियोजनाओं की लागत को सीमित करने और सीमित करते हुए उनको न्यूनीकृत की दिशा में ले जाने में हमें जो सुविधा प्रदान कर सकता है। तो जो भी सैद्धांतिक अनुसंधान है जिसके माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान भविष्य की परियोजनाओं के लिए काफ़ी सार्थक हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अनुसंधान हमें बहुत सारे समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन समाधानों में से कोई भी एक वैकल्पिक समाधान का इस्तेमाल करके हम जो प्रोजेक्ट की लागत है उसको सीमित कर सकते हैं और सीमित करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये बात थी सामाजिक अनुसंधान के पहले प्रकार, जिसको हमने शुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान कहा है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे व्यावहारिक अनुसंधान क्या है और उसके कौन कौन से पक्ष होते हैं। धन्यवाद।